हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिव्य हमारी टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख आज 8 अक्टूबर 2022 और हम बात कर रहे हैं द हिंदू के डेली एडिटोरियल एनालिसिस को आसान भाषा में समझने की। इसका फ्री पीडीएफ और दूसरे वैलिडेट मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कराना बोले, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहें। आज द हिंदू के दो एडिटोरियल आर्टिकल को कवर किया जाएगा। इसका पहला आर्टिकल है स्लो लेन ड्राइविंग और उसके बाद हम कवर करेंगे द ट्रॉफी ऑफ द न्यू बुद्धिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। चलिए वन बाय वन दोनों ही आर्टिकल के क्रक्स को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आज का जो पहला आर्टिकल है वो है स्लो लेन ड्राइविंग, धीमी गति से लेन ड्राइविंग अथवा धीमी गति से आगे बढ़ना। आगे बढ़ने से पहले एक बात को क्लियर कर देता हूँ, जो भी हिंदी अनुवाद है उसके लिए गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में शब्दार्थ और भावार्थ में यदि भिन्नता होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इंगित कीजिएगा। The World Bank has warned India's uneven recovery could soon falter. विश्व बैंक ने चेतावनी दी है कि भारत की असमान रिकवरी जल्द ही लड़खड़ा सकती है। आर्टिकल में बात कही जा रही है जिस तरीके से भारतीय इकॉनमी के ग्रोथ का प्रेडिक्शन विभिन्न जो एजेंसियों ने किया था, सभी ने धीमे धीमे करके अभी मौजूदा स्थिति को देखते हुए जो पूर्वावलोकन था उसमें थोड़ा सा आंकड़ों को कमतर कर दिया है। इसमें कुछ विशेष आंकड़ों की अगर बात किया जाए तो 2022-23 में ये अनुमान था, आरबीआई ने अनुमान लगाया था कि जो इंडियन इकॉनमी है उसमें 7.2% से ग्रोथ होगी। आईएमएफ का था 8.2% से ग्रोथ होने का, किंतु बीच में अभी हो जाता है यूक्रेन रशिया वॉर और काफ़ी हद तक बहुत सारी स्थितियां पलट जाती हैं, क्योंकि किसी ने अनुमान नहीं लगाया था कि युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा। इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो कोविड से दुनिया भर की इकॉनमी पटरी से उतर गई थी और सभी रिकवरी कर रहे हैं। कुछ जो इकॉनमी है, अगर भारत की बात करें तो बाकियों से काफ़ी बेहतर तरीके से ये रिकवरी करती हुई दिख रही हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो अभी सितंबर की शुरुआत से ज़्यादातर जो फोरकास्ट थे इकॉनमी के, भारतीय इकॉनमी के, वो अब शिफ्ट होके 6.7 से 7.7% की रेंज में आ गए हैं। उसमें आरबीआई है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, फिच रेटिंग, सभी ने अपना जो भी अनुमान था उनको 7% अथवा उससे थोड़ा सा कम कर दिया है। एस&पी ग्लोबल रेटिंग की बात करें तो वो 7.3% अभी तक रखा हुआ है। मूडी की बात करें 7.6% बात किया गया है। अब आगे ये भी बात कही जा रही है कि जिस तरीके से जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चल रहा है, बाह्य वातावरण चल रहा है, वैश्विक वातावरण की बात चल रही है, उसका रिजल्ट है कि जो भारतीय इकॉनमी है उसमें और गिरावट आगे भी आने वाले समय में हो सकती है। अब इसमें वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी है। इसमें बेसिकली वर्ल्ड बैंक का कई ये भी कहना है कि जिस तरीके से लगातार जो एक्सपोर्ट है वो घट रहा है और अभी ये भी देखा जा रहा है जो इंपोर्ट हम करते हैं उसमें भी गिरावट दर्ज की जा रही है। अब इससे क्या होता है, जब इंपोर्ट में जब गिरावट दर्ज होती है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो डोमेस्टिक डिमांड है, घरेलू डिमांड है, वो अब कम हो रही है। और कई दूसरे रीज़न भी हैं साथ साथ में। रॉ मटेरियल भी महंगे हो जाते हैं, सामान महंगा हो जा रहा है, रुपए लगातार ऐतिहासिक नए लो बनाता हुआ चला जा रहा है। और अभी रिसेंटली ये भी देखने को मिला है जो तेल के दाम थे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो धीमे धीमे पहले के मुकाबले राहत प्रदान कर रहे थे। वहीं अभी ओपेक की जब रिसेंट मीटिंग होती है वापस तेल के दाम शूट करने लग जाते हैं। और अब इन सब से जो ओवरऑल जो रिकवरी है वो इम्पैक्ट कर सकती है आने वाले समय में भारत की। अभी भी जो कोविड का इम्पैक्ट है उससे भारत पूरी तरीके से नहीं उबर पाया है। एक एस्टिमेट के अनुसार 2020 में लगभग 56 मिलियन जो भारतीय हैं वो गरीबी रेखा से नीचे कोविड की वजह से उनकी स्थिति में गिरावट हो जाती है। और अभी भी जिस तरीके से सरकार जो मुफ्त राशन प्रोग्राम चला रही थी उसको अभी तक सरकार द्वारा बंद नहीं किया जा रहा है, इस बात की तरफ भी इंगित कर रहा है कि जो इकॉनमी
जो है वो उसके जो सारे फैक्टर, सारे प्लेयर होते हैं, सभी में एक तरीके से रिकवरी नहीं देखने को मिल रही है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी सपोर्ट की ज़रूरत है। और ऐसे में यदि बेहतर जो बाह्य वातावरण है उनमें निकट भविष्य में अगर सुधार नहीं होता है, साथ साथ में जो इंडियन एक्सपोर्ट है अगर वो बढ़ने के ट्रैक में नहीं जाता है, डिमांड लगातार अगर घटती है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो रिकवरी है उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। अगले आर्टिकल की बात करेंगे, द एट्रोफी ऑफ द न्यू बुद्धिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। भारत में नव बौद्ध आंदोलन का शोष, एट्रोफी अथवा शोष अथवा सरल भाषा में बात करें तो क्षीण होना या कमज़ोर होना, इसको बोला जा सकता है। आर्टिकल में बात हो रही है अभी जिस तरीके से हर साल अक्टूबर माह में नागपुर के दीक्षा भूमि में जो बहुत सारे लोग हैं उनका जमावड़ा होता है, क्योंकि 14 अक्टूबर 1956 वो ऐतिहासिक दिन था जब बाबा साहेब अम्बेडकर लगभग अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ इस स्थान पर बौद्ध धर्म को इन्होंने अपना लिया था। अम्बेडकर साहब की बात अगर हम करें तो उन्होंने बुद्धिज़्म को जब चुना था तो ये कई विभिन्न धर्मों में परीक्षण इन्होंने किया, तार्किकता पर गए और अंतोगत्वा बुद्धिज़्म को इन्होंने इसलिए चुना क्योंकि जो सामाजिक तौर पर पिछड़े लोग हैं उनको, उनकी जो सामाजिक जो बंधन होता है, सामाजिक दशा होती है, उससे मुक्त करने का मार्ग इनको बौद्ध धर्म में दिखा। बौद्ध धर्म में जिस तरीके से हिंदू धर्म में अगर हम बात करें, जाति है और एक कोई जाति बड़ी हो जाती है, कोई उसके नीचे आती है, कोई उसके और नीचे आती है, इस तरीके का जो कास्ट ऑर्डर देखने को मिलता है जिसमें समाज बट जाता है। और अंबेडकर साहब निम्न जाति के होने का क्या दंश होता है उसको जीवन भर झेल चुके थे। ऐसे में चूंकि बौद्ध धर्म इन सब कुप्रथाओं से मुक्त है और इस तार्किकता पर जाते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को चुना था। अब बात हो रही है जिस तरीके से जो नव बौद्धवाद है वो, इसके इसेंस में अगर हम जाते हैं तो इसके जो अंतर में ये आता है कि जिस तरीके से जो अछूत अथवा जो पिछड़े मार्जिनलाइज्ड लोग हैं सोशली, जिनका जो मेन हिंदू जो जाति होते थे उनको खुद से अलग मानते थे, अछूत की तरीके से ट्रीट करते थे, समाज से बहिष्कार करके रखते थे सिर्फ और सिर्फ जन्म के आधार पर अथवा उनका जो व्यवसाय था उसके आधार पर, जो कि कहीं से भी जो आधुनिक समाज है उसके किसी भी तरीके से इस आधुनिक समाज के पैमाने पर ये सब नहीं देखा जा सकता है। तो बेसिकली बात हो रही है कि जिस तरीके से जो नव बौद्ध आंदोलन है उसमें जो ब्राह्मणवाद की जो एक इलाइट ब्राह्मणिकल होता है, जिसमें ब्राह्मण जो जाति के आधार पर समाज के सबसे ऊपर तबके पर आकर बैठ जाते हैं, हर तरीके के जो सम्मान को सिर्फ और सिर्फ इसलिए उसको भोगते हैं क्योंकि उनका जन्म एक विशिष्ट कुल में हुआ। अब इसके खिलाफ जो नव बौद्धवाद है अथवा नव बौद्ध आंदोलन है एक व्यापक पूरा सामाजिक आधार प्रदान करता है, जो कि जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके सम्मान की बात करे और जो जो कुप्रथाएं हैं, रूढ़िवादिता है हिंदू धर्म में, विशेष तौर पर ब्राह्मणवाद की अगर हम बात करें तो उसके पैरेलल में उसके खिलाफ एक मजबूत चुनौती पेश करे। किंतु अब आगे ये बात हो रही है कि आज के समय में जो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन या बौद्ध जनसंख्या की जब बात करते हैं तो बिल्कुल छोटी सी जनसंख्या भारत में इनकी मिलती है। जो दूसरे माइनॉरिटी होते हैं उनमें भी
जो बुद्धिस्ट हैं वो काफ़ी पीछे नज़र आते हैं। और अब चूँकि संख्या बल भी नहीं होता है, और इसका संख्या बल का एक बहुत बड़ा कारण है इतनी संख्या बल में वृद्धि नहीं हो पाने का, क्योंकि जो वैचारिक जो आधार प्रदान करता है कि किस तरीके से जो हिंदुत्व की एक जो सामाजिक आधार है उसके खिलाफ, अथवा जो उस जो हिंदुत्व की भावना से दबे कुचले लोग हैं, उससे आहत लोग हैं, वो बुद्ध धर्म को अपनाकर अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। इस विचार को सीरियसली समाज में व्याप्त नहीं हो पाया। और बाकी समाज की बात ही क्या करना, दलित समुदाय की ही विशेष तौर पर अगर बात की जाए, जो सबसे ज़्यादा वंचित तबका माना जाता है, उसमें भी जब बात होती है कि बौद्ध धर्म में परिवर्तन कर लिया जाए, कन्वर्जन कर लिया जाए, तब भी इसके प्रति कोई बहुत ज़्यादा इंतुजियाज्म देखने को नहीं मिल पाता है। अब आगे बात कही जा रही है कि जो वर्तमान सत्ताधार पार्टी है भाजपा का विशेष तौर पर नाम लेकर यहाँ पर बात किया जा रहा है कि वो इस तरीके से खुद को दिखा रहा है कि जैसे कि जो बुद्धिस्ट जो बौद्ध विचारधारा है या बुद्धिस्ट आइडेंटिटी की बात करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा जो टॉर्च बेरर है वो खुद भाजपा ही है। और ये एक विडंबना ही होगी कि भाजपा, जो कि एक कट्टर हिंदुत्व विचारधारा वाली पार्टी है, वो खुद को ऐसे धर्म के टॉर्च बीरर, ऐसे धर्म को आगे बढ़ाने वाला बता रही है, जो कि अगर वैचारिक तौर पर जाए तो बिल्कुल दोनों ही, जो कट्टर हिंदुत्व की बात करें और बौद्ध वैचारिकता की बात करें, तो बहुत से बिंदुओं पर काफी गंभीर टकराव भी देखने को मिल जाता है। किंतु अब आगे कुछ आंकड़ों की बात कही गई, जिस तरीके से महाराष्ट्र में ज़्यादातर बुद्धिस्ट जो जनसंख्या है उनका जमावड़ा है, और उसमें भी जो विशेष तौर पर अभी तक महार जाति, और अभी रिसेंट में देखने को मिल रहा है जिस तरीके से मातंग और मराठा जाति भी खुद को नौ बुद्धिस्ट के अंतर्गत में मानने लग गए हैं। अब इसमें ये भी बात कही जा रही है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटका में जितने भी सामाजिक राजनीतिक आंदोलन हुए हैं, उसमें किसी में भी जो दबे कुचले तबके के लोगों को बुद्धिज्म में कन्वर्जन का किसी ने बात नहीं किया, किसी ने भी कन्वर्जन को प्रमोट नहीं किया है। अब इसमें बसपा की बात हो रही है। जब बसपा का शासन उत्तर प्रदेश में था, बहुजन समाज पार्टी का, तो बहुत सारे जो बुद्धिस्ट जो कल्चर के सिंबल हैं, उसकी आइडेंटिटी और उसके जो चिन्हों को तो बसपा पार्टी ने ज़रूर अपनाया था, जिसमें से अगर बात कही जाए तो दलित प्रेरणा स्थल, ग्रीन अथवा हरित जो गार्डन होते हैं, जो कि पब्लिक प्लेसेस पे कई जगहों पर इसको बनाया गया था, फिर भी पार्टी के अंदर भी एक तरीके का संकोच देखने को मिलता था कि जब धार्मिक कन्वर्जन की बात आती थी कि बुद्धिज्म में अगर कन्वर्जन कर दिया जाए, जिससे कि जो सामाजिक न्याय है वो दलित वर्गों को मिल सके, तो राजनीतिक तौर पर भी जो कन्वर्जन है उसको कभी बुद्धिज्म में कन्वर्जन करने के लिए प्रमोट नहीं किया गया। इवन ऐसे राज्य जहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है वो रिलेटिवली काफ़ी हाईयर है, चाहे वो पंजाब की बात हो, पश्चिम बंगाल की बात हो, उड़ीसा की बात हो, वहाँ पर जो दलित वर्ग हैं, जब बुद्धिस्ट या जब बौद्ध धर्म में उनके परिवर्तन की बात आती है, तो वो भी संकोच दिखाते हैं। बौद्ध धर्म में या बुद्धिज्म में जब कन्वर्जन की बात होती है, तो वो उतना व्यापक, उतना मजबूती से देखने को नहीं मिल पाता है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो जो नौ बौद्ध भारत में जो जातियां उभर रही हैं, अभी उनसे उतना ज़्यादा उनका जुड़ाव देखने को नहीं मिल रहा है। कई सारी जो बुद्धिस्ट कंट्री हैं वो अपने पगोड़ा और जो मंदिर हैं बौद्ध गया में, वहाँ पर बना रही हैं, और जो बुद्धिस्ट सर्किट है भारत में, वहाँ पर नए साइट को ऐड करने में मदद कर रही हैं, इंटरेस्ट दिखा रही हैं। और कुछ कंट्री की अगर हम बात करें जिसमें कि जापान, थाईलैंड, इवन यूके भी है, तो थोड़ा बहुत जो नौ बौद्ध आंदोलन है इसके जो सपोर्टर है विशेष तौर पर महाराष्ट्र में, उनके साथ अपना एसोसिएशन दिखा रहे हैं, किंतु अभी ये काफ़ी छोटा सपोर्ट के रूप में देखा जा सकता है।
अब जिस तरीके से वर्तमान जो सत्ताधार पार्टी है, सरकार जो केंद्र में है, वो खुद को इस तरीके से दिखा रही है कि वो जो बुद्धिस्ट कल्चर हेरिटेज है उसका प्रमोटर के रूप में खुद को दिखा रहे हैं, न ही सिर्फ राष्ट्रीय पटल पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी। और जब डिप्लोमेटिक जब एक्सचेंज होता है, तब भारतीय जब इतिहास की बात कही जाती है, विशेष तौर पर जब चीन में नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो वहाँ पर भारतीय इतिहास में बुद्धिस्ट आइडेंटिटी की बात वो करते हैं, नेपाल में जाते हैं तो वो बात करते हैं, म्यांमार जापान में वो बात करते हैं। और इन सब के साथ में बुद्धिस्ट जब सर्किट की बात होती है उसको भी बनाने में जो वर्तमान सरकार है उसका महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। इवन 2017 में दीक्षा भूमि में स्वयं प्रधानमंत्री भी जाते हैं और वो बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि भी वहाँ पर देते हैं। अब चूंकि जिस तरीके से बात हो गई कि अभी जो भाजपा की अगर बात करते हैं, कट्टर हिंदुत्व विचारधारा वाली पार्टी है, बुद्ध और जब बौद्ध विचारधारा की बात करते हैं तो बहुत से मामले में दोनों ही धर्मों में कुछ वैचारिक संघर्ष देखने को मिल सकता है। बावजूद इसके जब जो सत्ता में पार्टी है या जब कट्टर हिंदुत्व वाली पार्टी बौद्ध धर्म का प्रचार करती है, तो ये बेसिकली इस बात को भी इंगित करता है कि किस तरीके से वो वोट बैंक की राजनीति में जो महीन मतभेद है दोनों धर्मों के बीच में उसको कभी भी वो हाईलाइट नहीं करती है, अथवा इस तरीके से बुद्धिज्म को प्रमोट किया जा रहा है कि जो कन्वर्जन है वो ज़्यादा न बढ़े और जो सत्ताधार पार्टी है वो बुद्धिस्ट जो मूवमेंट है उसके चैंपियन के रूप में भी, उसके प्रमोटर के रूप में भी अपनी एक छवि बना सके। आगे चूंकि बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करें तो उनके तर्कों की बात करें, जिस तर्कों के आधार पर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, यदि राजनीति तौर पर देखा जाए तो विपक्ष की पार्टियां उन तर्कों को समझकर, उन तर्कों को आधार मानकर जो कट्टर हिंदू विचारधारा है उसके खिलाफ एक वैचारिक जो संघर्ष, वैचारिक प्लेटफॉर्म, वैचारिक अपोजिशन प्रदान कर सकती हैं, विशेष तौर पर जब दलित राजनीतिक वर्गों की बात आती है। किंतु ऐसा करने में वो कामयाब होती हुई नहीं दिख रही हैं और अंबेडकर के 9 बौद्ध आंदोलन के आदर्शों को फिर से स्थापित करना इतिहास और संस्कृति के बारे में हिंदुत्व की समझ के लिए भयंकर वैचारिक चुनौतियों के निर्माण में मददगार हो सकता है। इस बात को समझने में भी जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो कामयाब नहीं हो पा रही हैं। आज के हिंदू के आर्टिकल में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।